ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर संजीव, अगर हम कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखें तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अभी पूरी तरह से सतर्क रहने का आह्वान किया है और प्रधानमंत्री ने ये भी याद दिलाया है कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन कोरोना के संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। क्या कुछ कहेंगे आप? कोरोना के आंकड़े जो हमें अभी दिख रहे हैं वो निश्चित रूप से कमी आई है और ये अच्छी बात भी है, लेकिन आंकड़ों के जाल में हम कहीं उलझ ना जाएं, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि खतरा अभी बना है और कम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, तो वो समाज में हैं। तो संकट अभी बरकरार है। और दूसरा, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ जीवन की रफ्तार जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। जीवन सामान्य स्थिति में आ रहा है। देश अपने आप को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम त्योहारों के समय में प्रवेश कर चुके हैं, शादियों का समय ये है। और तीसरी बात ये कि हम शीत ऋतु में हम प्रवेश कर रहे हैं। और सारे जो ये फैक्टर्स हैं, चाहे त्योहार हो, चाहे स्त्रीयता हो, चाहे शादियों का समय हो, शीत ऋतु हो, ये सारे फैक्टर कहीं न कहीं हमें एक तरह से रिस्क फैक्टर्स हैं और इनका हमें ध्यान रखना है। और जो भी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, जितने मेजर्स बताए, चाहे वो मास्क का प्रयोग हो, चाहे हैंड हाइजीन हो, चाहे दूसरे कोई ये डिस्टेंसिंग हो, ये सारे जो तरीके हैं इनका लगातार प्रयोग करते रहना और समाज में ये संदेश देना है, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि हम इन चीजों का पालन करें और इस रोग के प्रसार में हम बाधा बने। डॉक्टर संजीव, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष मानक उपचार प्रक्रिया जारी की है, जिससे कोविड-19 से बचाव किया जा सकता है। तो क्या कुछ ये प्रक्रिया है? हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे आयुष मंत्री श्री यशो नाइक जी ने ये इसी महीने के प्रथम सप्ताह में जो गाइडलाइन है, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो है, वो आयुर्वेद और योगा का जारी किया है। और इसके लिए जो बातें बताई गई हैं कि हमें इसके रोकने के लिए क्या उपाय करने हैं, और अगर हम पॉजिटिव हो गए हैं लेकिन हमें लक्षण नहीं है, तो हमें उसमें आयुर्वेद के तरीके से क्या उपचार हमें लेना है। और अगर हम पॉजिटिव हैं और हमें थोड़े से लक्षण हैं, जिसको हम माइल्ड सिम्टम्स कहते हैं, तो उस वक्त हमें क्या लेना है। और अगर थोड़े मॉडरेट सिम्टम्स हैं तो हमें क्या लेना है। और अगर हम कोरोना से रिकवर कर गए हैं लेकिन हमें कुछ समस्याएं अभी बाकी हैं, हालांकि टेस्ट नेगेटिव आ गया है, तो उसके लिए भी जो गाइडलाइंस हैं या प्रोटोकॉल जो है वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के माध्यम से इसको जारी किया गया है। तो ये इसमें है, कई तरीके इसमें बताए गए हैं, जिसमें जनरल मेजर्स हैं, जिसमें ये बातें तो डिस्टेंसिंग है या रेस्पिरेटरी या हैंड हाइजीन है या मास्क लगाना है, गर्म पानी से गरारे करना या त्रिफला और मध्यस्थी मुलेठी जिसको कहते हैं, उसका काढ़ा या उसको गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल करके गर्म पानी उससे गरारे करें या उसको पिएं। या इसी तरह नाक में हम अनुतेल है या षडबिंदु तेल है या दूसरे कोई तेल जो है हम उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से कई उपाय बताए गए हैं जिससे हम अपने आप को कोरोना से बचाव कर सकते हैं। और ये जानकारी क्या आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है? आप आयुष मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पर ये जानकारी जो है वो पूरी तरह से नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेद एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड डैशबोर्ड में ही हमें सामने दिख जाती है और उसमें हमें ये मिल जाएगी जानकारी। डॉक्टर संजीव, जब देश में कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय गर्मी का मौसम था। अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है और हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में हमें किस तरह की चीजों का सेवन करना होगा? आयुष काढ़े की बात करें तो क्या ठंड में इसका उपयोग करते समय इसके इंग्रेडिएंट्स और रेशियो में क्या कोई परिवर्तन करना है? इसके बारे में आप बताइए। अब धीरे धीरे हम ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से या भारतीय शास्त्र के हिसाब से जो दक्षिणायन की तरफ बढ़ चुके हैं। और दक्षिणायन में जो ऋतुचर्या का जो ये रहता है उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ठंड में हालांकि हमारा जो अग्नि है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है,
लेकिन एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो डाउन होता है उसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। और ऐसा भी बताया गया है कि ये जो वायरस है ये ठंड में ज्यादा देर सर्वाइव करता है, तो ऐसे में शरद ऋतु में ये इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती हैं और हमें देश में सेकेंड वेव इस इन्फेक्शन की ना आए, बिल्कुल ध्यान रखना है। और विंटर सीजन को हम ध्यान में रखें और उसी हिसाब से हम अपना खान पान, दिनचर्या या औषधियों का प्रयोग करें। जैसे कि आपने क्वाथ की बात करी है, काढ़े की बात करी कि आयुष क्वाथ जो है उसका प्रयोग करने में क्या हमें इसमें कुछ परिवर्तन लाना है। वैसे तो सामान्यतः ये जो आयुष मंत्रालय ने जो क्वाथ बताया है, ये क्वाथ इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन लाने की ऋतु के हिसाब से जरूरत नहीं है। इसी का प्रयोग हम लगातार करते रहें और ये सर्दियों में भी लाभदायक है इसी मात्रा में, लेकिन गर्म गर्म इसका सेवन जो है वो हमें करना चाहिए ताकि इसकी गर्मी का भी और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका भी हमें लाभ मिले। और दिन में 2 बार इस काढ़े का प्रयोग हमें करना चाहिए। डॉक्टर संजीव, कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमको पूरी तरह से सावधानियों का पालन करना होगा। क्या कुछ कहेंगे? करना है, हमें सजग रहना है। देखिए, पूरे संसार को वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन वैक्सीन की जो रिसर्च है उसके ऊपर जो अनुसंधान है वो सक्रिय रूप से सभी देशों में और हमारे देश में भी चल रहा है। और लगभग लास्ट स्टेज में, यानी जो अंतिम जो अनुसंधान है उस स्टेज तक हमारा अनुसंधान लगभग पहुंच चुका है। तो जैसे ही वो अनुसंधान पूर्ण होगा जो वैक्सीन है वो शायद उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन ये हम ध्यान रखें कि वैक्सीन आने के बाद भी इतने बड़े देश को वैक्सीनेट करना और सबको उपलब्ध कराना ये एक दूसरा हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। तो ऐसे में जो सावधानियां हैं उसका लगातार प्रयोग करते रहें, लगातार उनको अपना लें ताकि वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, उसका प्रयोग हम करेंगे। लेकिन तब तक मास्क ही वैक्सीन है, हमारा हैंड हाइजीन ही वैक्सीन है, हमारा रेस्पिरेटरी जो एटिकेट्स हैं वही हमारा, और सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारी वैक्सीन है तब तक। डॉक्टर संजीव, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ऐसे में कोरोना के कितने चांसेस हैं? जी, प्रेग्नेंट लेडी जो है वो एक वल्नरेबल ग्रुप है और जो बच्चा उसमें पैदा होगा जरूरी नहीं कि कोरोना हो, लेकिन अगर हम सावधानियां नहीं बरतेंगे तो वो कोरोना पॉजिटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। इसलिए सावधानियां रखने की जरूरत है। डॉक्टर संजीव, इस समय अगर हम देखें तो एक वर्ड इम्यूनिटी ऐसा है जो कि आपको हर जगह दिखाई देता है। अगर हम किसी केमिस्ट शॉप पे जाएं या किसी भी प्रोडक्ट के हम एडवर्टीजमेंट को देखें तो इम्यूनिटी वर्ड वहां जरूर लिखा होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद ने इम्यूनिटी बढ़ाने में जो क्रांति पैदा की है, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरा विश्व आज इसको फॉलो कर रहा है, इसको अपना रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद हमारे इम्यून सिस्टम को सशक्त करता है। देखिए, आयुर्वेद का जो इम्यूनिटी का कंसेप्ट है जिसको हम जनरली इम्यूनिटी कहते हैं, हम आयुर्वेद में उसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं। व्याधि को रोकने की क्षमता हमारे शरीर में कितनी है उसको कहते हैं। और इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाना, इम्यूनिटी को रेगुलेट करना और इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना, ये सारी चीजें इस व्याधि क्षमत्व में आ जाती हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाना एक फैक्टर है, लेकिन बहुत बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जब इम्यूनिटी को कंट्रोल करना पड़ता है या इम्यूनिटी को सुप्रेस भी करना पड़ता है ताकि हमारा शरीर जो है ओवर रिएक्ट ना करे किसी डिजीज में। हम अगर कोरोना का ही उदाहरण लें तो जो वायरस है वो जब हमारे अंदर प्रवेश करता है नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, तब वहां की जो सेल्स हैं, वहां की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर वो प्रवेश कर जाता है। उस वक्त हमें स्ट्रांग इम्यूनिटी की जरूरत है उस वायरस को रोकने के लिए। तो आयुर्वेद वो स्ट्रांग इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट करता है, एक बैरियर भी क्रिएट करता है कि वायरस जो है वो सेल तक पहुंचे ही ना, और अगर पहुंच जाए तो सेल जो है वो उसको प्रतिकार कर दे, उसको अपने अंदर आने ना दे। क्योंकि एक बार सेल के अंदर वायरस चला गया तो वहां वो मल्टीप्लिकेशन शुरू करता है और वो फिर बढ़ता जाता है। लेकिन जब भी ये लंग्स में जाकर के पहुंचता है तो वहां इम्यूनिटी ओवर रिएक्शन वहां पर करती है और वहां पर साइटोकाइन सिंड्रोम जो है उसको प्रोड्यूस करती है, उसको लाती है। तो वहां पर इम्यूनिटी को कंट्रोल करने की भी जरूरत है। तो आयुर्वेद की ये विशेषता है कि ये पूरे इस क्रम को, ये जो पूरा सिस्टम है इम्यूनिटी का, जहां ज्यादा इम्यूनिटी की जरूरत है वहां ज्यादा करती है, जहां कंट्रोल करने की जरूरत है वहां कंट्रोल करती है, और उस सारे सिस्टम को हम व्याधि क्षमत्व कहते हैं। ये आयुर्वेद की एक विशेषता है। डॉक्टर संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव शर्मा से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।